तो हम कहाँ थे? हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया, ठीक है, और नाजी पार्टी के जितने भी विरोधी थे उनको जेल खाने में डाल दिया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्ति हिटलर अपने हाथ में ले ली और 1934 में उन्होंने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया, ठीक है। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात वह राष्ट्रपति भी बन जाता है। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई, ठीक है। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई। राष्ट्रपति हिटलर था और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 ईस्वी में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। एक काम और कौन क्या किया? राष्ट्रसंघ जो बना था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उसको छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रायः सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1934 ईस्वी में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहाँ के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने, ऑस्ट्रिया में भी कुछ जर्मनी के लोग रहते थे, नाजी पार्टी मानने वाले थे उसमें से बहुत से, वहाँ के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां कर ली, ठीक है। क्या हुआ? 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने के लिए एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहाँ के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डर करके रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली जो है आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधि कर ली। उधर हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि कर अपनी जलसेना, ब्रिटेन की जलसेना का 35% रखने का वचन दिया। उधर जो है हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना को, ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। इसका उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को तटस्थ रखना था, किंतु 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण नीति की निंदा की। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण, मतलब अस्त्र शस्त्र जो बढ़ा रहा था, हथियार, उसकी निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने बर्सोई की संधि को भंग करके अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। 1935 में निंदा किया इसका, शस्त्रीकरण की नीति के विरोध में। और अगले वर्ष हिटलर क्या किया? बर्सोई की संधि को भंग, बर्सोई में एक बर्सोई संधि हुई थी, एक संधि को भंग करके अपनी सेनाएं पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी, ठीक है। आगे देखिए, 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की।
और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनके अधिकतर निवासी जर्मन थे, इसलिए उसको लेना चाहता था, अपने में मिलाना चाहता था, उस पर अधिकार करना चाहता था। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को, वो प्रदेश जिसमें ज़्यादा जर्मनी के लोग रहते थे, वो हिटलर को देने के लिए विवश किया, उस पर दबाव डाला। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड का पश्चिमी भाग खुद रख लिया और पूर्वी भाग रूस को दे दिया। संधि करके पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया, हिटलर की सेनाओं ने। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। ओ माय गॉड, क्या हुआ, हिटलर ने रूस के साथ संधि करके पोलैंड पर जो है, पोलैंड के लिए दोनों एक दूसरे के साथ संधि किया और पूर्वी भाग रूस को दे दिया और पश्चिमी भाग स्वयं ले लिया। ठीक है, ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। चूँकि पोलैंड और ब्रिटेन में संधि हुई थी कि कोई भी जब मुसीबत में पड़ेगा तो दूसरा उसका साथ देगा, तो जैसे ही पोलैंड पर ये चाल चले हिटलर और रूस ने, तो पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन जो है वो अपनी सेना को भेजा। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके पश्चात जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, रूस पर भी आक्रमण किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। ठीक है, अमेरिका 1941 तक तटस्थ रहा युद्ध से, शायद 1941, और जब अमेरिका शामिल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में तो रूस का स्थिति खराब होने लगा और जापान को तो बर्बाद ही कर दिया वो। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। हिटलर के सैनिक अधिकारी भी जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। प्रथम विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों की संकुचित नीति के कारण ही स्वाभिमानी जर्मन राष्ट्र को हिटलर के नेतृत्व में आक्रामक नीति अपनानी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों की संकुचित नीति के कारण ही स्वाभिमानी जर्मन राष्ट्र को हिटलर के नेतृत्व में आक्रामक नीति अपनानी पड़ी। इसका मतलब, संकुचित नीति का मतलब ये हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ख़त्म होने के बाद, जब बैठक हुआ सभी देशों का कि आगे का निर्णय क्या होना चाहिए, उसमें जर्मनी को बहुत निराश किया गया, बेइज्जती किया गया, उसके ऊपर क्षतिपूर्ति का इतना भार दे दिया गया, हर तरह चीज़ पर रोक लगा दिया गया, उसकी ज़मीनें छीन ली गई। यही यहाँ पर कह रहा है कि विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्रों की संकुचित नीति के कारण ही स्वाभिमानी जर्मनी राष्ट्र को हिटलर के नेतृत्व में आक्रामक नीति अपनानी पड़ी। अब हिटलर का उत्थान पढ़ते हैं। हिटलर का उत्थान कहाँ से प्रारंभ हुआ, हिटलर का उदय कहाँ से स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जहाँ एक ओर तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर
जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई, नाजी पार्टी। जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का है, इटली में मुसोलिनी का है और तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का है। कह रहा है कि जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का है, इटली में मुसोलिनी का है और तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का है। अब समझ लीजिए कि इन सारे देशों में कौन कौन से नेता बहुत प्रसिद्ध हुए, इनका नाम आज भी लिया जाता है। हिटलर के पदार्पण मतलब उदय जब स्टार्ट हुआ, उसका उत्थान स्टार्ट हुआ के फलस्वरूप जर्मनी का कायाकल्प हो सका, उसे लौटाया हुआ, उसे जो उसका इज्जत चला गया था वो कहीं ना कहीं उसको वापस मिला। असाधारण योग्यता, विलक्षण प्रतिभा और राजनीतिक कटुता के कारण जर्मनी गणतंत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया तथा जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय और शक्ति की प्राप्ति एकाएक नहीं हुई। कह रहा है हिटलर के पास असाधारण योग्यता, विलक्षण प्रतिभा और राजनीतिक कटुता थी, जिसके कारण जर्मनी गणतंत्र पर अपना अधिकार कर लिया। जर्मनी में हिटलर का उदय और शक्ति की प्राप्ति जो है एकाएक नहीं हुई, उसकी शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ। उनका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के एक गांव में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। वे वियना में भवन निर्माण की कला की शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उसके भाग्य में तो जर्मनी का पुनर्निर्माण लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध से ही उनका भाग्योदय होने लगा। वे जर्मन सेना में भर्ती हो गए। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस की उपाधि मिली। युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति में अभिरुचि लेना शुरू कर दिया। नाजीवाद। एक राजनीतिक विचारधारा, नाजीवाद क्या है? एक राजनीतिक विचारधारा है जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया। देखो, हिटलर जो है आया था लोकतांत्रिक विधि से सत्ता में, जनता का प्यार जीत करके, जनता का विश्वास जीत करके, और बाद में वो क्या हुआ, तानाशाह बन गया। जो उसके एक मन में एक क्रोध बैठा हुआ था बदला लेने का, उसी ने उसको तानाशाह बना दिया। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य हैं और विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है। अपने तानाशाहीपूर्ण आचरण से उसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। ये हिंदी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1945 1945। 1945 में हिटलर के मरने के साथ ही नाजीवाद का अंत हो गया, परंतु नाजीवाद और हिटलर होना मानवीय क्रूरता के पर्याय मुहावरा बनकर आज भी भटक रहे हैं। कह रहे हैं 1945 में हिटलर तो मर गया और नाजीवाद का भी अंत हो गया, नाजी पार्टी भी समाप्त हो गई और नाजीवाद विचारधारा भी जो है जर्मनी में उसका अंत ही हुआ एक प्रकार से। लेकिन नाजीवाद और हिटलर होना आज भी एक मुहावरा बनकर रह गया मानवीय क्रूरता के पर्याय के रूप में। जैसे कोई ज़्यादा अपने मन की करने लगता है, अपने ही मन की सिर्फ चलाने लगता है, तो उसको आज भी लोग कहते हैं ज़्यादा हिटलर मत बनो। ठीक है, जब कोई किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करने लगता है, तो लोग उसको कह देते हैं ज़्यादा हिटलर बनने की कोशिश मत करो।
हिटलर का जन्म 1 कितना लिखा हुआ है 1/8/8 और 9 हिंदी का डेट है ये 1889। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है। 12 वर्ष की आयु में उसके पिता का निधन हो गया। जब हिटलर 12 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया, जिससे उसे आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा। ठीक है। उसे चित्रकला में बहुत रुचि थी। उसने चित्रकला पढ़ने के लिए 2 बार प्रयास किया, परंतु उसे प्रवेश नहीं मिल सका। बाद में उसे मजदूरी तथा घरों में पेंट करके जीवन यापन करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर वह सेना में भर्ती हो गया। वीरता के लिए उसे हल क्रॉस से सम्मानित किया गया। वीरता के लिए उसे किस चीज़ से सम्मानित किया गया? हल क्रॉस से सम्मानित किया गया। युद्ध समाप्त होने पर वह एक दल जर्मन लेबर पार्टी युद्ध समाप्त होने पर वह एक दल जर्मन लेबर पार्टी में सम्मिलित हो गया, जिसमें मात्र 20 से 25 लोग थे। हिटलर के भाषणों से अल्प अवधि में ही उनके सदस्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई। पार्टी का नया नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी। ये वाला जर्मन में इसका संक्षेप नाम है नाजी पार्टी। हिटलर द्वारा प्रतिपादित इसके सिद्धांत ही नाजीवाद कहलाते हैं। और चूंकि पार्टी में प्रभाव जब इसका ज़्यादा हो गया तो ये कुछ सिद्धांत जो कुछ पार्टी के बारे में जो इसका सोच था वो बताता था, उसी को नाजीवादी हिटलर का विचारधारा ही नाजीवाद कहलाया। हिटलर ने जर्मन सरकार के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास किया। उसे बंदी बना लिया गया और 5 वर्ष की जेल हुई। जेल में उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में उसके विचार दिए हुए हैं। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां शीघ्र बिक गई, जिससे उसे बहुत ख्याति मिली। उसकी नाजी पार्टी को पहले तो चुनावों में कम सीटें मिली, परंतु 1933 तक उसने जर्मनी की सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया और एक छत्र तानाशाह बन गया, जिसके विरोध में कोई नहीं था। एक छत्र वो होता है। उसने अपने आसपास के देशों पर कब्जे करने शुरू कर दिए, जिससे दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। वह यहूदियों से बहुत घृणा करता था। उसने उन पर बहुत अत्याचार किए। कमरों में ठूंस कर विषैली गैसों से हजारों लोग मार दिए गए। 6 वर्षों के युद्ध के बाद वह हार गया और उसने अपनी प्रेमिका, जिसके साथ उसने 1-2 दिन पहले ही विवाह किया था, के साथ गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें जर्मनी हार गया। युद्ध के कारण उसकी बहुत क्षति हुई। इन सब के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने उस पर बहुत अधिक दंड लगा दिए। उसकी सेना बहुत छोटी कर दी। उसकी प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया तथा इतना अधिक अर्थदंड लगा दिया कि अनेक वर्षों तक अपनी अधिकांश कमाई देने के बाद भी कर्जा कम नहीं हो रहा था। और ये हैं कुछ कर्जों के आंकड़े। इसको जानना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
खजाना बजट वहाँ का जो धन था, बजट था, लगभग शून्य हो गया। इससे मंदी, महंगाई, बेरोजगारी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया। उस समय चुनी हुई सरकार के लोग अपना जीवन तो ठाट बाट से बिता रहे थे, परंतु देश की समस्याएं कैसे हल करें उन्हें न तो इसका ज्ञान था और न ही बहुत चिंता थी। ऐसे समय में हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से जनता को समस्याएं हल करने का पूरा विश्वास दिलाया। इसके साथ ही उसके विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो विरोधियों को मारने तथा आतंक फैलाने का काम भी कर रहे थे, जिससे उसकी पार्टी को धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी मिलती गई और एक बार चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने सभी विरोधियों का सफाया भी कर दिया और संसद की सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उसके बाद वे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए। उसे फ्यूहरर कहा जाता था। क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतनी मंदी हो गई। अब मंदी होने के वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। बेरोजगारी, महंगाई, न जाने कितने संकट पैदा हुए, भूखमरी, लोगों के पास पैसे नहीं। इस समय का हिटलर जो है अपने भाषणों के आधार पर लोगों का विश्वास जीता। नाजीवाद का आधार, अब देखते हैं नाजीवाद का आधार क्या था। हिटलर ने 11 वर्ष पूर्व इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी से भी अपने फाशीवादी विचारों के साथ तानाशाही पूर्ण शासन चला रहे थे। हिटलर से 11 वर्ष पूर्व इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी भी अपने फाशीवादी विचारों से, अब एक तो नाजीवाद हुआ और एक यहाँ आया मिलाव, हमको फाशीवादी, इसको भी जानना पड़ेगा, बाद में जानेंगे। देखिए क्या कर रहा है। नाजीवाद का आधार कहाँ से मेल खाता था, कहाँ से वो इसके मन में इस प्रकार के विचार आए हिटलर के मन में। हिटलर से 11 वर्ष पूर्व, 11 वर्ष पहले इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी भी अपने फाशीवादी विचारों के साथ तानाशाही पूर्ण शासन चला रहा था। दोनों विचारधाराएं समग्र अधिकारवादी, अधिनायकवादी, उग्र सैनिकवाद, साम्राज्यवादी, शक्ति एवं प्रबल हिंसा के समर्थक, लोकतंत्र एवं उदारवाद के विरोधी, व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता व मानवीयता की पूर्ण विरोधी तथा राष्ट्रीय समाजवाद अर्थात राष्ट्र ही सब कुछ है, व्यक्ति के सारे कर्तव्य राष्ट्र के हित में कार्य करने में है कि कट्टर समर्थक थे। यानी कहा जाए तो फाशीवाद और नाजीवाद बहुत मिलता जुलता विचारधारा है। एक इटली में था, एक जर्मनी में था। ये सब समानताएं होते हुए भी जर्मनी ने अपने सिद्धांत फाशीवाद से नहीं लिए। उसका विधिवत प्रतिपादन 1920 में गॉटफ्रीड ने किया। ठीक है, इसका विधिवत प्रतिपादन 1920 में गॉटफ्रीड ने किया था, जिसका विस्तृत विवरण हिटलर ने अपनी पुस्तक मेरा संघर्ष में किया तथा 1930 में ए रोजनबर्ग ने पुनः इसकी व्याख्या की थी। इस प्रकार हिटलर के सत्ता में आने के पूर्व ही नाजीवाद का सिद्धांत स्पष्ट रूप से लोगों के सामने थे, जबकि अपने कार्यों को सही सिद्ध करने के लिए मुसोलिनी ने सत्ता में आने के बाद अपने फाशीवादी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। इतना ही नहीं, जर्मनों की श्रेष्ठता का वर्णन अनेक विद्वान करते आ रहे थे और 100 वर्षों से भी अधिक समय से जर्मनों के मन में अपनी श्रेष्ठता के विचार पनप रहे थे, जिन्हें हिटलर ने मूर्त रूप दे दिया। जर्मनी के लोग ये मानते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ये तो वही हो गई अपर कास्ट और लोअर कास्ट। अब देखिए नाजीवाद के सिद्धांत। प्रजातिवाद, डेट क्या है ये, 1800
1954। और आगे एक डेट है, वो भी वही है। प्रजातिवाद समझते हैं। 1854 में फ्रेंच लेखक गोबिनो ने 1854 तथा 1884 में अपने निबंध मानव जातियों की असमानता में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि विश्व की सभी प्रजातियों में गोरे आर्य व ट्यूटन नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। 1899 में ब्रिटिश लेखक चैम्बरलेन ने इसका अनुमोदन किया। जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय कहाँ पर पड़ जाता है, इसको अंडरलाइन करना है, यहीं पे बार बार हो रहा है। जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय ने सभी पुस्तकालयों में इसकी पुस्तक रखवाई तथा लोगों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अतः जर्मन स्वयं को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नाजीवाद में इस भावना को प्रमुख स्थान दिया गया। समझ गए बात को? हिटलर ने यह विचार रखा कि उसके अतिरिक्त अन्य गोरे लोग भी मिश्रित प्रजाति के हैं। हिटलर ने यह विचार रखा कि उनके अतिरिक्त अन्य गोरे लोग भी मिश्रित प्रजाति के हैं। अतः जर्मन लोगों को यह नैसर्गिक अधिकार है कि वे काले एवं पीले लोगों पर शासन करें, उन्हें सभ्य बनाएं। इससे हिटलर ने यह स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि उसे अन्य लोगों के देशों पर अधिकार करने का हक है। उसने लोगों का आह्वान किया कि जर्मन श्रेष्ठ नागरिक शुद्ध रक्त की संतान उत्पन्न करे। जर्मन में अशक्त एवं रोगी लोगों को संतान उत्पन्न करने पर रोक लगा दी, ताकि देश में भविष्य सदैव स्वस्थ एवं शुद्ध रक्त के बच्चे ही जन्म ले सके। हिटलर का मानना था कि यहूदी देश का भारी शोषण कर रहे हैं, अतः वह उनसे बहुत घृणा करता था। परिणाम स्वरूप सदियों से वहाँ रहने वाले यहूदियों को अमानवीय यातनाएं देकर मार डाला गया और उनकी संपत्ति राजसत कर ली गई, हथिया ली गई। यहूदी देश छोड़कर भाग गए। उस भीष्म त्रासदी ने यहूदियों के सामने अपना पृथक देश बनाने की चुनौती उत्पन्न कर दी, जिससे इजरायल का निर्माण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में यहूदियों का इसके इजरायल के निर्माण के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, पारंपरिक कारण, धार्मिक कारण हैं पीछे से, लेकिन मुख्य कारण जो उस समय हुआ वो जर्मनी में यहूदियों को इतना मारा गया, इतनी यातनाएं दी गई कि वो अपनी एक अलग देश की मांग के लिए वो यहूदी लोग इतना संघर्ष किया कि वहीं से जो है ये इजरायल के निर्माण का जोड़ पकड़ा और बहुत तेज़ी के साथ इसका निर्माण भी हो गया। राज्य संबंधी विचार। नाजीवाद में राज्य को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके माध्यम से लोग प्रगति करेंगे। हिटलर के मतानुसार राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य ही शक्तिशाली बन सकता है। हिटलर के मानने के अनुसार, हिटलर की मतानुसार राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य ही शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि उसमें नस्ल, भाषा, परंपरा, रीति रिवाज आदि सभी समान होने के कारण लोगों में सुदृढ़ एकता और सहयोग की भावना होती है, जो विभिन्न भाषा, धर्म एवं प्रजाति के लोगों में होना संभव नहीं है।
हिटलर ने सभी जर्मनों को एक करने के लिए अपने पड़ोसी देशों ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया आदि के जर्मन बहुल इलाकों को उन देशों पर दबाव डालकर जर्मनी में मिला लिया तथा बाद में उनके पूरे देश पर भी कब्जा कर लिया। अनेक देशों पर कब्जा करने को नाजियों ने इसलिए आवश्यक बताया कि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी जर्मनों के पास भूमि एवं संसाधन की बहुत कमी है, जबकि उनकी आबादी बढ़ रही है। समुचित जीवन निर्वाह के लिए अन्य देशों पर अधिकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हिटलर एक के बाद दूसरे देश पर कब्जा करता चला गया। जर्मनी में राज्य का अर्थ था हिटलर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जर्मनी में राज्य का अर्थ क्या था? हिटलर ही सब कुछ है। वह देश, शासन, धर्म सभी का प्रमुख था। हिटलर को सच्चा देवदूत कहा जाता था। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाया जाता था, हमारे नेता एडोल्फ हिटलर। हम आपसे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता बच्चों को? हमारे नेता एडोल्फ हिटलर, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपका भाषण सुनना चाहते हैं, हम आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। हिटलर ने अपने कमांडो के द्वारा आतंक का वातावरण पहले से ही निर्मित कर दिया था। उसे जैसे ही सत्ता में भागीदारी मिली, उसने सर्वप्रथम विपक्षी दलों का सफाया कर दिया। एक राष्ट्र एक दल एक नेता का सिद्धांत उसने बड़ी क्रूरतापूर्वक लागू किया। उसके विरोध का अर्थ था मृत्यु। नाजीवाद का उदय क्यों हुआ जर्मनी में? इस विचारधारा का उदय क्यों हुआ? अब इस पर बात करते हैं, इसके पीछे क्या सोच थी नाजीवाद के उदय का कारण। व्यक्ति का स्थान, सबसे पहला जो रीजन है वो है व्यक्ति का स्थान। नाजी कांत तथा फिक्टे के इस विचार को मानते थे। नाजी लोग जो थे वो कांत तथा फिक्टे के इस विचार को मानते थे कि व्यक्ति के लिए सच्ची स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि वह राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करे। उनका कहना था कि जर्मन तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो जाता है, जो उस समय वह वर्साय की संधि शर्तों के अनुसार संभव नहीं था। नाजियों का एक ही नारा था कि व्यक्ति कुछ नहीं है, राष्ट्र सब कुछ है। अतः व्यक्ति को अपने सभी हित राष्ट्र के लिए बलिदान कर देने चाहिए। मित्र देशों के चंगुल से जर्मनी को मुक्त करने के लिए उस समय यह भावना आवश्यक भी थी, परंतु नाजियों ने इसका विस्तार जीवन के सभी क्षेत्रों, शिक्षा, धर्म, साहित्य, संस्कृति, कलाओं, विज्ञान, मनोरंजन, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में कर दिया था। इससे सभी नागरिक नाजियों के हाथ के कठपुतली बन गए थे। बुद्धिवाद का विरोध। शापेनहार, नीत्शे, जेम्स सोरेल, परेतो जैसे अनेक दार्शनिकों ने बुद्धिवाद के स्थान पर लोगों की सहज बुद्धि, इंस्टिंक्ट, इच्छा शक्ति और अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन को उच्च स्थान दिया। बार बार नाजी शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये है नाजी कौन हुए? जो नाजी पार्टी को मानते थे, जो हिटलर को मानते थे। जो भी लोग हिटलर को मानते थे उसको नाजी सूचित किया जाता था। नाजी भी इसी विचार को मानते थे कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से नहीं भावनाओं से कार्य करता है। इसीलिए अधिकांश पढ़े लिखे और सुशिक्षित व्यक्ति भी मूर्ख होते हैं। उनमें निष्पक्ष विचार करने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने मामलों में भी बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करते हैं।
वे अपने मामलों में भी बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करते हैं। वे भावनाओं तथा पूर्व निर्मित अवधारणाओं के आधार पर कार्य करते हैं। इसीलिए जनता को यदि अपने अनुकूल कर लिया जाए तो उससे बड़े झूठ को भी सत्य मनवाया जा सकता है। बुद्धि का उपयोग करके लोग परस्पर असहमति तो बढ़ा सकते हैं, परंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अतः बुद्धिमानों को साथ लेकर एक सफल एवं शक्तिशाली संगठन नहीं बनाया जा सकता है। शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि लोगों को बुद्धिमान बनने के स्थान पर उत्तम नागरिक बनाया जाना चाहिए। उनके लिए तर्क एवं दर्शन के स्थान पर शारीरिक, नैतिक, औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिए। उच्च शिक्षा केवल प्रजातीय दृष्टि से शुद्ध जर्मनों को ही दी जानी चाहिए। ये बहन जो बहुत गलत भावना था। राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हों, मतलब जो शुद्ध जर्मनी लोग हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, वो नाजी लोग ये मानते थे और अपने आप को भी मानते थे। नेताओं को भी उतना ही बुद्धिवादी होना चाहिए कि वह जनता की मूर्खता से लाभ उठा सके, अपना कार्यक्रम बना सके। अब बुद्धिवाद से नाजियों ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकाले और अपनी पृथक राजनीतिक विचारधारा स्थापित की। दूसरा, लोकतंत्र विरोधी। प्लेटो की भांति हिटलर भी लोकतंत्र का आलोचक था। उसके अनुसार अधिकांश व्यक्ति बुद्धिशून्य, मूर्ख, काय और निकम्मे होते हैं जो अपना हित नहीं सोच सकते हैं। ऐसे लोगों का शासन कुछ भद्र लोगों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, ये मानता था। साम्यवाद विरोधी। साम्यवाद मानता है कि अर्थ या धन ही सभी कार्यों का प्रेरणा स्रोत है। धन के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है। उसी के अनुसार सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाएं निर्मित होती है, परंतु अधिकांश व्यक्ति बुद्धिहीन होने के कारण अपना हित सोचने में असमर्थ होते हैं। उसके अनुसार साम्यवाद वर्तमान से भी बुरे शोषण को जन्म देगा। साम्यवाद का विरोध है। साम्यवाद जो है एक सामाजिक सोच का विचारधारा है, समाज को साथ लेकर चलने वाला, लेकिन ये इसके विरोधी था। उसका कहना था कि साम्यवाद के अनुसार, उनके अनुसार, हिटलर के अनुसार, साम्यवाद वर्तमान से भी बुरे शोषण को जन्म देगा। अंधश्रद्धा, सोशल मिथ। सोरेल की भांति हिटलर भी यही मानता था कि व्यक्ति बुद्धि और विवेक के स्थान पर अंधश्रद्धा से कार्य करता है। यह अंधश्रद्धा लोगों को राष्ट्र के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। नाजियों ने जर्मन लोगों में अनेक प्रकार की अंधश्रद्धाएं उत्पन्न की और उन्हें राष्ट्र निर्माण में तत्पर कर दिया। शक्ति और हिंसा का सिद्धांत। नाजियों ने लोगों में अंधश्रद्धा उत्पन्न कर दी। जो लड़ना नहीं चाहता उसे इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। नाजियों ने लोगों में अंधश्रद्धा उत्पन्न कर दी कि जो लड़ना नहीं चाहता उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करना हिटलर की मजबूरी भी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय की जो संधि हुई, वर्साय की संधि में उस पर जो दंड एवं प्रतिबंध लगे थे, वार्ता द्वारा उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। उन परिस्थितियों में युद्ध ही एकमात्र रास्ता था। उसके लिए सभी जर्मन वासियों का सहयोग आवश्यक था, इसीलिए लोगों ने उसे सहयोग भी दिया। वह साम्यवाद विरोधी था। इसीलिए जर्मनी के एक अगला कारण के बारे में बात कर रहे हैं, जो है अर्थव्यवस्था। वह साम्यवाद विरोधी था, इसीलिए जर्मनी के पूंजीपतियों ने उसे पूरा सहयोग दिया।
परंतु उसका पूंजीवाद स्वच्छंद नहीं था। उसे मनमानी लूट और धन अर्जन का अधिकार नहीं था। वह उसी सीमा तक मान्य था जो नाजियों के सिद्धांत और जर्मन राष्ट्र के हित के अनुकूल हो। उससे उत्पादन आगे देखते हैं। उसने उत्पादन बढ़ने के लिए सभी तरह के आंदोलनों, प्रदर्शनों और हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सभी वर्गों के संगठन बना दिए गए जो विवाद होने पर न्यायोचित समाधान निकाल लेते थे ताकि किसी को भी अनावश्यक शोषण न हो। अधिक रोजगार देने के लिए उसने पहले एक परिवार एक नौकरी का सिद्धांत लागू किया। फिर अधिक वेतन वाले पदों का वेतन घटाकर एक के स्थान पर 2 व्यक्तियों को रोजगार दिया। इस प्रकार उसने 2 वर्षों में ही अधिकांश लोगों, जिनकी संख्या लाखों में थी, को रोजगार उपलब्ध कराए। इससे शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, उद्योग, विज्ञान, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में जर्मनी ने अभूतपूर्व उन्नति कर ली। 1933 से 1939 तक 6 वर्षों में उसकी प्रगति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जिस जर्मनी का कोष रिक्त हो चुका था, देश पर अरबों पाउंड का कर्जा था, प्राकृतिक संसाधनों पर मित्र देशों ने कब्जा कर लिया था, उसकी सेना नगण्य रह गई थी, वही जर्मनी विश्व के बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध एक साथ आक्रमण करने की स्थिति में था। सभी देशों में हिटलर का आतंक व्याप्त था। वह इंग्लैंड, रूस तक अपने देश में बने विमानों से जर्मनी में ही निर्मित बड़े बड़े बम गिरा रहा था। क्या कर रहा था? वह इंग्लैंड, रूस तक अपने देश में बने विमानों से जर्मनी में ही निर्मित बड़े बड़े जो बम थे वो अन्य देशों पर गिरा रहा था। मात्र 6 वर्षों में उसने इतना धन एवं शक्ति अर्जित कर ली थी, मात्र 6 वर्षों में, जो अनेक वर्षों में संभव ही नहीं थी अगर हिटलर नहीं होता तो। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने के कारण हिटलर युद्ध हार गया। उसने आत्महत्या कर ली। पराजित हुआ व्यक्ति ही इतिहास में गलत माना जाता है। अतः द्वितीय विश्व युद्ध की सभी गलतियों के लिए हिटलर और मुसोलिनी उत्तरदायी ठहराए गए। द्वितीय विश्व युद्ध की सभी गलतियों के लिए हिटलर और मुसोलिनी उत्तरदायी ठहराए गए। आगे आज भी सभी राजनीतिक लोगों के लिए हिटलर होना या फांसीवादी होना मुहावरे बन गए हैं। बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उन्हें चांसलर बनने के लिए आमंत्रित किया गया। सन 1933 में उन्होंने इस पद को स्वीकार किया। 1934 में उन्होंने राष्ट्रपति और चांसलर के पद को एक कर दिया, ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रनायक की उपाधि धारण की। इस प्रकार उनके हाथों में समस्त सत्ता केंद्रित हो गई। इस तरह अपनी विशिष्ट योग्यता के बल पर निरंतर प्रगति करता गया और विश्व में महान व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। हिटलर तथा उनकी पार्टी के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं, ठीक है। हिटलर तथा उनकी पार्टी के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार हैं। इतना कारण था, उसकी पार्टी इतनी हैवी कैसे हो गई, हिटलर इतना हैवी कैसे हो गया, वो ऊपर सब कारण हमने चर्चा कर लिया। अब देखिए वर्साई की संधि है, अब बस खत्म ही होना है इसको। प्रथम वर्साई की संधि क्या है? वर्साई की संधि देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप राष्ट्रों ने
वर्साय की संधि की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जर्मनी को कुचलना था। इसके द्वारा जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से पूर्णतः पंगु बना दिया गया। वस्तुतः वर्साय की संधि जर्मनी की सारी तकलीफ़ों की जड़ थी। जर्मनी निवासी अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और वह एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनके राष्ट्र कलंक को मिटाकर जर्मनी के गौरव का पूर्ण उत्थान कर सके। हिटलर के व्यक्तित्व में उन्हें ऐसे नेता की तस्वीर दिखाई दी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि हिटलर के नेतृत्व में ही जर्मनी का उत्थान संभव है। हिटलर ने वर्साय की संधि की आलोचना करनी शुरू कर दी और लोगों के हृदय में इसके प्रति नफरत भर दिया। उन्होंने जर्मन जाति को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर लोगों के समक्ष जर्मन निर्माण का प्रस्ताव रखा। वे भाषण देने की कला में प्रवीण थे। उनकी वाणी जादू का काम करती थी। यह भी कहा जा सकता है हिटलर ने अपनी जुबान की ताकत से जर्मनी की सत्ता हथिया ली। जातीय परंपरा। जर्मन जाट जाति का निजी परंपरा और प्रकृति ने भी हिटलर के उत्थान में सहयोग प्रदान किया। जर्मन स्वभावतः वीर और अनुशासन प्रिय होते हैं। अतः उन्होंने हिटलर के अधिनायकवाद को स्वीकार कर लिया। हिटलर ने जनता के समक्ष कोई नवीन कार्यक्रम नहीं रखा। उन्होंने वही किया जो वीगल, कॉन्ट और किक्टे आदि कर चुके थे। उनकी विचारधारा संपूर्ण जर्मन विचारधारा का निचोड़ ली। इसीलिए जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आर्थिक संकट। जर्मनी में आर्थिक संकट के चलते भी हिटलर का उत्थान हुआ। वर्साय की संधि के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। हिटलर ने जनता को पूंजीपतियों और यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। 1930 में जर्मनी के 50 लाख से अधिक व्यक्ति बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। वे सभी हिटलर के समर्थक बन गए। यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संकट के चलते हिटलर तथा उसकी पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। यहूदी विरोधी भावना। इस समय संपूर्ण जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था। जर्मनी की पराजय के लिए यहूदियों को ही उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। हिटलर इसे भली भांति जानता था। जनता का कद्र करते हुए उन्होंने यहूदियों को देश से निकालने की घोषणा की। हिटलर की इस घोषणा से जनता ने इसका साथ देना शुरू किया। अगला, साम्यवाद का विरोध। हिटलर के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण साम्यवाद का विरोध भी था। हिटलर ने साम्यवादियों के खिलाफ नारा बुलंद किया और जनता का दिल जीत लिया। अब आपके मन में साम्यवाद क्या था? जैसे फासीवाद और नाजीवाद एक विचारधारा है, वैसे ही साम्यवाद एक विचारधारा है, जो कि नाजीवाद और फासीवाद तो इटली का था। फिलहाल हम साम्यवाद और नाजीवाद। तो साम्यवाद जो है नाजीवाद के बिल्कुल उल्टा है। सामाजिक लोकतांत्रिक विधि का शासन, सब कुछ पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बटा हुआ होना चाहिए, ये साम्यवाद कहता है। हिटलर ने साम्यवादियों के खिलाफ नारा बुलंद किया और जनता का दिल जीत लिया।
इस समय पूंजीपति, जमींदार, पादरी सभी साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से आतंकित था। वे जर्मनी को साम्यवाद के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। इसीलिए हिटलर ने साम्यवाद की तीखी आलोचना की और इसके विकल्प में राष्ट्रीय समाजवाद का नारा बुलंद किया, जो नाजी दल का दूसरा रूप था। संसदीय परंपराओं का अभाव। वहाँ के संसदीय शासन में दुर्गुणों के चलते भी जनता में काफ़ी असंतोष था। वे इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। जब राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास घट जाता है तो तानाशाही के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ये बात देखो है, जब राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास घट जाता है तो तानाशाही के लिए रास्ता साफ हो जाता है। जर्मन के साथ भी यही बात हुई। संसदीय प्रणाली में जब उनका विश्वास समाप्त हो गया तो उन्होंने हिटलर का साथ देना शुरू किया। जर्मनी जनता की प्रवृत्ति। जर्मनी जनता की अभिरुचि सैनिक जीवन में थी। वे स्वभाव से वीर और सैनिक प्रवृत्ति के थे, परंतु वर्साय की संधि के द्वारा वहाँ की सैनिक संख्या घटा दी गई। फलतः काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके थे, क्योंकि अधिकतर लोग वहाँ सैनिक डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे और सब सैनिक शक्ति घटा दी गई तो सेना के जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए। बड़ी भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। फलतः काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके थे। हिटलर तथा उनकी पार्टी के सदस्य जनता की स्थिति से भली भांति परिचित थे। अतः जब उन्होंने स्वयं सेवक सेना का संगठन किया तो भारी संख्या में युवक उसमें भर्ती होने लगे। इससे बेकारी की समस्या का भी समाधान हुआ और हिटलर को उत्थान करने का मौका मिला। हिटलर का व्यक्तित्व कैसा था, लास्ट में ये देखते हैं। उपयुक्त सभी कारणों के अतिरिक्त हिटलर के अभ्युदय का महत्वपूर्ण कारण स्वयं उनका प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व था। वे उच्च कोटि के वक्ता थे। वे भाषण की कला में निपुण थे। उनकी वाणी जादू का काम करती थी और जनता के दिल जीत लेती थी। आधुनिक युग में प्रचार का काफ़ी महत्व है। प्रचार वह शक्ति है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकती है। संयोगवश हिटलर को एक महान प्रचारक मिल गया जिसका नाम था गोबुल्स। उनका सिद्धांत था कि झूठ बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य बन जाए। इस तरह उनकी सहायता से जनता का दिल जीतना हिटलर के लिए आसान हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि हिटलर और उनकी पार्टी के अभ्युदय के अनेक कारण थे, जिनमें हिटलर का व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारण था और अपने व्यक्तित्व का उपयोग कर उन्होंने वर्साय संधि की त्रुटियों से जनता को अवगत कराया तथा उन्हें अपना समर्थक बना लिया। यह ठीक है कि जो युद्धोत्तर जर्मनी आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पंगा हो गया था, वहाँ बेकारी और भुखमरी आ गई थी, परंतु हिटलर एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था और उसने परिस्थितियों से लाभ उठाकर राज सत्ता पर आधिपत्य कर लिया। अब कुछ है नहीं, खत्म हो गया।